एक एप्लीकेशन अगर कोई डाउनलोड करनी हुई हम्म। तो लोग जो है तुरंत ही घंटों के अंदर जो है लाखों की तादाद के अंदर उसको डाउनलोड कर लेते हैं बिना सोचे समझे। 17 lakh complaints were filed in 2024. किसी के साथ में साइबर क्राइम होता है हम्म। तो जो पहले कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं, फिर भी हम बहुत बेहतर कर रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले। तो लालच, लोभ, अज्ञानता, डर, ये सब चीजें मिलाकर के जो है वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान जो है जल्दबाजी करे। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने अगर फ्रॉड में फंस गए हैं, आपका पैसा चला गया है, कि वो आपको पैसा वापस मिले? कुछ लोग हैं, किसी किसी को पता है कि वो फ्रॉड में फंस गए हैं लेकिन शर्मिंदगी के मारे या डर के मारे नहीं बताते कि हमारे भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। हम बिना कुछ सोचे समझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अलाउ ऑल कर देते हैं, तो उससे जो है आपके फ़ोन की लोकेशन, आपके फ़ोन बुक, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोस, आपका जोग्राफिकल लोकेशन, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, गूगल से सारा निकल जाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है इस समय, इतना शायद ही दुनिया के विश्व के किसी देश के अंदर शायद हो रहा होगा। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं। हम सबको मालूम है कि इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है और डिजिटाइजेशन जितनी तेज़ी से हो रही है उतनी ही तेज़ी से बहुत सारे फ्रॉड्स, स्कैम्स, हैकिंग भी हो रही है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है और इसी को समझने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। 20 ईयर्स से ज़्यादा की एक्सपीरियंस वो रखते हैं और बहुत ही वेरीड एक्सपीरियंस है उनकी। मैं आपसे थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देती हूँ। साइबर रिस्क, डेटा प्रोटेक्शन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एमएल, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, इन सब के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमें समझाने के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या है साइबर सिक्योरिटी पे, हमें फ्रॉड से कैसे बचना है, कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस है जो हम फेस कर सकते हैं और उससे उभरने की हमको पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर विजयंत गौर। ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर गौर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। मिस्टर गौर, पहले तो मुझे बताइए कि साइबर सिक्योरिटी, इसको हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं, पर इस वर्ड को समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ आवर कंट्री, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमारी पॉलिसीज इतनी सक्षम हैं कि हम जो रीसेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एज फार एज द साइबर क्राइम, साइबर फिशिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है, इन सब से लड़ने के लिए, उभरने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहना ये चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। जी। हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ से जूझने की, निकलने की और उसको और अच्छा बेहतर हर दिन बनाने की। जहाँ तक रही हमारे आईटी पॉलिसी की या डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी की, सो डेफ़िनेटली हमारे भारतवर्ष के अंदर मिनिस्ट्रीज़ ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। जो एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कम्युनिकेशंस में, उनके द्वारा और बाकी अन्य विभागों द्वारा, और इसी को मद्देनज़र मतलब देखते हुए जो है इन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए कुछ पॉलिसीज़ बनाई भी गई है। जी। और कोशिश यही रहती है कि हम उन पॉलिसीज़ को रिव्यू भी करें समय हम्म। के अनुसार हम्म। और समय के अनुसार उसमें बदलाव भी लाएँ। हम्म। क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है इस समय, जी। इतना शायद ही दुनिया के विश्व के किसी देश के अंदर शायद हो रहा होगा। बिल्कुल। अगर आप देखें तो हमारे पास में एक एप्लीकेशन अगर कोई डाउनलोड करनी हुई, हम्म। तो लोग जो है तुरंत ही घंटों के अंदर जो है लाखों की तादाद के अंदर उसको डाउनलोड कर लेते हैं बिना सोचे समझे जी। कि वो एप्लीकेशन कहाँ से है, किस लिए है और क्या होना चाहिए हम्म। या किस तरीके से उस एप्लीकेशन से हम सेफ रहे। इन हम्म। चीज़ों को नहीं देख कर के हम जो है मतलब बिल्कुल डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना मतलब लार्ज मतलब एक तरीके से जनसंख्या हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, तो जी। जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए हम्म। फिर भी हम बहुत बेहतर कर रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले। हम्म। हम्म। लेकिन अगर हम डेटा पॉइंट्स देखें मिस्टर गौर, 17 लाख कंप्लेंट्स वे फाइल्ड इन 2024।
17 लाख कंप्लेंट्स, दैट मीन्स दिक्कत कहाँ पे है? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो इस समय आप एज अ साइबर एक्सपर्ट फेस करते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे मैक्सिमम फ्रॉड्स या फिशिंग होती है और हैकिंग होती है? जैसे कि आपने बताया कि आप के पास जो डेटा है उसके अनुसार 17 लाख के आसपास केसेस हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि इतने ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा भी हमने सॉल्व भी करने की कोशिश करी है। हम्म। और सॉल्व करते-करते हमें हर चीज़ जब हम उसको देखते हैं, हमारा एक स्पेशल विभाग बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम द्वारा, हम्म। उसको I4C का नाम दिया गया है, हम्म। इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। ओके। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा संचालित है और उसके नीचे अंडर में जो है बाकी पुलिस डिपार्टमेंट्स, अन्य विभाग जो है हर स्टेट के आते हैं। हम्म। तो हमारा जो है, जैसे ही हमारे पास में 1930 पे कोई कॉल आती है या किसी भी टोल फ्री नंबर पे कॉल आती है, या cybercrime.gov.in जो हमारा जी। पोर्टल है, जी। उसके ऊपर कंप्लेंट्स आती है, तो तुरंत ही जो I4C उसके ऊपर एक्शन लेती है और हम्म। अल्टीमेट उसको जो है आगे उस स्टेट के अंदर उस एजेंसी या जहाँ से भी जी। वो व्यक्ति जो है कंप्लेंट को रजिस्टर कर रहा है, करेक्ट। वहाँ पर जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए इमीडिएटली। हम्म। हम लोग इन्वेस्टिगेट करते-करते जो है जैसे-जैसे और टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं, हमें पता लगता है कि बहुत सारे ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारे लिए। हम्म। क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़े चैलेंजेस ये होते हैं कि इंटर स्टेट हम्म। कोऑर्डिनेशन। हम्म। क्योंकि एक राज्य के अंदर किसी का बैंक अकाउंट है, करने वाला वो व्यक्ति वो किसी और राज्य से है, करेक्ट। फ़ोन नंबर किसी और राज्य से इश्यूड हुआ है। हम्म। तो इस तरीके से जो है जब चीज़ें जो है मल्टीपल लेवल के ऊपर आती हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी रुकावटें और दिक्कतें ज़रूर आती हैं, क्योंकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस के अंदर जो है, जब वो एक लेवल तक पहुँचती है, तो दूसरे स्टेट की सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है और रिस्पॉन्स करेक्ट। अगर थोड़ा टाइमली ना मिले, हम्म। तो डेफ़िनिटली वहाँ केसेज़ के अंदर थोड़ा-सा मेरे धीमा ख़्याल पड़ से जाता डिले है। ज़रूर होता है, करेक्ट। लेकिन कोशिश यही रहती है कि पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट, और I4C अभी सक्षम हो चुकी है, हम्म। एआई का जो उपयोग कर रही है वो। हम्म। जितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, उसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ लेते हुए वो उन चेन्स को पकड़ रही है कि कहाँ से उनका जो मतलब फ्रॉड चल रहा है, या हम्म। कोई लिंक किसी और चीज़ के साथ में हो। हम्म। फ़ोन नंबर किसी व्यक्ति के साथ में है, या फ़ोन नंबर किसी जेन्युइन आदमी का है, उस नाम के ऊपर कितने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हैं, या हम्म। उसके नाम के ऊपर कितने बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो मतलब डेटा कलेक्ट करते हुए वो कर रहे हैं। हम्म। और हर समय, हर सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि हम्म। हम जो है टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हैं, और जो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल हैं, हम्म। उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो लूप होल्स है। वल्नरेबिलिटीज़ है, लूप करेक्ट। होल्स है, वो उसको एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो जो विपरीत जाता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट। और जो रास्ते से जाता है उसके लिए ज़रूर रुकावटें आती है। करेक्ट। तो विपरीत जाने वालों का कोई अंत नहीं है, और वो जिस तरीके से वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हम्म। हमें भी उनको चेज़ करने में, हमें पकड़ने में उनको थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम्म। हम ज़रूर पकड़ लेते हैं। हम्म। और हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कोई साइबर इंसिडेंट होता है, हम्म। किसी के साथ में साइबर क्राइम होता है, हम्म। तो जो पहले कुछ घंटे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ओके। क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर उन कुछ घंटों के अंदर उस व्यक्ति ने अगर कंप्लेंट नहीं करी, हम्म। या किसी से बातचीत करके या साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट नहीं पहुंचा पाए, हम्म। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब तक वो डिले होकर के शुरू होगी, जब तक तो पैसा जो है 4 बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर होते-होते वो कहीं पहुंच जाएगा, और हो सकता है हम्म। भारत देश के बाहर भी वो पैसा निकल जाए। ओके। ओके। बिल्कुल सही। और क्योंकि मैं विक्टिम रही हूँ सर, एक इंश्योरेंस रिन्यूअल के केस में एक रेप्यूटेड एजेंसी से मुझे कॉल आता है और बोलता है कि आपका इंश्योरेंस ड्यू है, आप प्रीमियम पे करिए। तो मैं उनसे उनकी आधार की कॉपी मांगती हूँ, और मैं उनसे उनका उस कंपनी का आई कार्ड मांगती हूँ, तो वो मुझसे शेयर करते हैं। मुझसे गलती ये होती है कि मैं उसको सर्टन नहीं करती हूँ कि उसी कंपनी के है या नहीं, बिकॉज उस कंपनी से मेरी पॉलिसी बहुत सालों से चल रही है। मैं 2 बार ट्रांजैक्शन करती हूँ, वो कहते हैं आपने एनईएफटी किया है, आप आईएमपीएस करिए, आपने ये किया है, आपने वो करिए। 3 ट्रांजैक्शंस मैं जानते हुए भी कर लेती हूँ, और दैट मनी गोज़
बिकॉज वो पॉलिसी मुझे कभी मिलती ही नहीं। तो ये फ्रॉड्स जो होते हैं, इससे बचना कैसे है? हाउ डू यू कम टू नो दैट ये फ्रॉड है, यहाँ पे आपको नहीं उलझना है? देखिए हमारे जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके 4 मेन पिलर्स हैं। अज्ञानता, बेसिकली अज्ञानता जिसके पास में हो, वो उसको टारगेट बनाते हैं, या फिर जिसके पास डर हो, वो उसको टारगेट बनाते हैं, या वो उसके बाद में कुछ माध्यम और हैं जो कि बेसिकली अज्ञानता और डर के अलावा जुड़ते हैं, जैसे कि लालच हो गया। सबसे बड़ी चीज़ कि हम किसी भी ग्रीड। चीज़ फ्री को देखते हुए, या मतलब कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है, या कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल रही है, या बड़े कम पैसों में मिल रही है। जैसे कि एक सेल फ़ोन है जो कि 20,000 की एमआरपी उसकी प्राइसिंग है, और वो कोई कहता है कि जी 12,000 रुपए का मिल रहा है। तो नेचुरल सी बात है, हमें सोचना चाहिए कि 8,000 रुपए का अगर फ़र्क है, तो कहाँ से, किस तरीके से, किस माध्यम से फ़र्क है। तो लालच, लोभ, उसके बाद में अज्ञानता, डर, ये सब चीज़ें मिलाकर के जो है वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि सामने वाला इंसान जो है जल्दबाज़ी करे, और वो आपको ऑफ़र्स भी इस तरीके के देते हैं कि वो आप सोचते हैं कि ये अब मैं अगर नहीं करूँगा या करूँगी इस काम को इस समय के अंदर, तो हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए। हो सकता है मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़े। तो वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए जो है, और नो उसके अलावा वो आपको कंटिन्यूएशन में फ़ोन करते रहेंगे। करेक्ट। वो आपको इधर-उधर किसी भी चीज़ को ध्यान से देखने भी नहीं देंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे। वो करेक्ट। बार-बार आपके पास में कॉल करते रहेंगे, ताकि आपका ध्यान बटे, करेक्ट। और 4 लोग और जो है वो आपको कॉल करेंगे उनकी टीम से, कि आपको वो बिज़ी रखे, ऑक्यूपाइड रखे, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को कहीं पर क्रॉस चेक ना कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं आपके साथ में, मेरे ख़्याल से उस समय थोड़ा-सा आराम करना चाहिए हर इंसान को, समय लेना चाहिए, और 1-2 दिन के बाद में सारी चीज़ें देखने के बाद में फिर उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी भी ऑफ़िस दफ़्तर का अगर वो एड्रेस दे रहे हैं, तो वो वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। किसी वेबसाइट को अगर वो बता रहे हैं कि हम XYZ किसी भी वेबसाइट से हैं, तो उस वेबसाइट का नाम ज़रूर चेक करें। कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं ऑनलाइन, जहाँ की आप फ्री में चेक कर सकते हैं कि वो एक फ़िशिंग वेबसाइट है, या किसी फ्रॉडलर द्वारा जो है बनाई गई है, वो वेबसाइट कब बनाई गई है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स जो है 2 दिन में, 3 दिन के अंदर वेबसाइट बना करके उसको इमीडिएटली लॉन्च करते हैं। 10-15 दिन में पैसा उसके ऊपर जो है कमाते हैं, और उसके बाद में उसको डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो फ़ोन नंबर है, हम लोग जो है अननोन नंबर से बहुत ज़्यादा फ़ोन उठाते हैं, और डेफ़िनेटली हमारे को उसके अंदर चैलेंजेस का पता नहीं चल पाता। तो अननोन नंबर से जब आप फ़ोन रिसीव करते हैं, उस फ़ोन नंबर को आप फ्रॉड डेटाबेस से जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि वो फ़ोन नंबर कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। कहीं वो किसी तरीके से किसी फ्रॉड में या किसी चीज़ के अंदर, हालाँकि जो है इस समय गवर्नमेंट जो है उनको ब्लॉक कर रही है, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं उनके लिंक्स मिल जाते हैं, तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, डिले करेंगे जितना आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रही है सर, जी। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कभी आपको कॉल आता है और वो ये आपसे कहते हैं कि आपका पेमेंट ड्यू है, हम बैंक से बोल रहे हैं, ओटीपी शेयर करिए। और हम ओटीपी, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको लगता है कि ओटीपी शेयर करना फ़ोन में इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। ओटीपी शेयर करिए और आपके पैसे निकल जाते हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़ी इतनी सारी फ्रॉड्स हो गई हैं कि आप पैसा यहाँ डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये भी फ्रॉड चल रही है आजकल। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन आता है और कहते हैं कि आपकी जो आपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है, आपकी बिजली जो है 5 मिनट में कटने वाली है, 10 मिनट में कटने वाली है, जल्दी-जल्दी इस लिंक पे जाइए और भुगतान करिए। ये these are the calls I receive on daily basis. Sometimes it so happens that we are calling from BSNL, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के नाम लेके कि आपने टेलीफ़ोन के बिल का भुगतान नहीं किया है, टेलीफ़ोन कट जाएगा। और मोबाइल बिल आपने पे नहीं की है, मोबाइल आपका कट जाएगा। सो दीज़ आर द काइंड्स ऑफ, तो इस पे कहीं न कहीं रोक तो लगनी चाहिए। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ अब स्कैम करके वो नंबर भी फ्लैश करती हैं। पर अभी भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो निकल जाते हैं, पीपल रिसीव कॉल्स।
देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीके से जो कर सकती है वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है इस समय, और बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जो कि हम शायद यहाँ ओपन फोरम के अंदर डिस्कस भी ना कर पाए, हुँ, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हुए हैं इस समय में। हुँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ी सतर्कता ज़रूरी है हर आदमी के लिए। हुँ, हुँ, अगर आपके पास से कोई कॉल आता है स्पेसिफिकली, वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जो मतलब वो एक जल्दबाज़ी क्रिएट करने की कोशिश करते करते हैं, हैं। आपको डराने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो डर ज़रूर है कि भई मेरी बिजली कट जाएगी, या हुँ, मेरा पानी का कनेक्शन कट जाएगा, या मेरा कोई जो है मतलब जिस किसी चीज़ को लेकर के उन्होंने कॉल किया है, हुँ, उसका नुकसान हो जाएगा। तो हुँ, उन्होंने एक तरीके से आपको डराने की कोशिश करी। दूसरा, राइट। उन्होंने आपको एक टाइमलाइन दे दी कि आप इतने समय क में करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो आपके साथ में ये हो सकता है। हुँ, तो आप उस चीज़ को देख कर के, समय को भी देख कर के डर रहे हैं, वो आपके लिए एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट कर दी कि उस समय हुँ, में नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होएगा। हुँ, तो आप उस डर के मारे डेफ़िनेटली आप उसके साथ में या तो प्रोसीड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हुँ, अगर इग्नोर करते हैं तो वो कुछ दिनों तक आपको चेज़ करेंगे, उसके बाद में छोड़ देते हैं। ओके। लेकिन ऐसी जब चीज़ें जब आपके साथ में हो रही होती हैं, हुँ, तो जानना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट पे जाएँ, कहाँ से फ़ोन आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है, नहीं है, हुँ, आप उसके ऊपर कॉल करिए। और हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक और बताना चाहूँगा कि जब आप ब्राउज़ कर रहे हैं इंटरनेट, हुँ, करते हुए कुछ पेड लिंक्स होते हैं जो कि सबसे टॉप के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर मैं क अमेज़न.कॉम का कोई कस्टमर केयर नंबर ढूँढूँ तो अमेज़न की एप्लीकेशन के ऊपर खुद है। हुँ, उनका टोल फ्री नंबर। करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसको अमेज़न.कॉम के नाम से अगर मैं ढूँढूँगा कस्टमर केयर टोल फ्री या जो हुँ, कुछ भी है, तो हुँ, वहाँ पर फ्रॉडुलेंट नंबर्स आपको कुछ नज़र आएँगे जो कि फ्रॉडस्टर्स के होते हैं, जो कि फ़िशिंग लिंक्स के साथ में। तो जैसे ही आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उल्टा उनके जाल के अंदर फँसना फँस जाते शुरू हैं। हो जाते हैं। तो हुँ, वो पेड लिंक्स को छोड़ के नीचे जो एक्चुअल डेटा है, कुछ 4-5 लिंक ऊपर के जो हैं उनको छोड़ के, जो नीचे का डेटा है आप उसको रिव्यू करना शुरू करिए, और आप उनके ऊपर देखेंगे तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हुँ, हुँ, और उसी के माध्यम से आप जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कोई सही इंसान ने आपको कॉन्टैक्ट किया है या नहीं किया है। और हुँ, अगर नहीं किया है तो फिर आप उस नंबर को रिपोर्ट करिए इंस्टेंटली। हुँ, चक्षु पोर्टल है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, ओके। डीओटी का, हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप उस नंबर को रिपोर्ट करिए। उसके अलावा आप जो है उनकी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन के ऊपर जो है कंप्लेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से हुआ, हुँ, हुँ, उसका स्क्रीनशॉट दीजिए आप, और जो आपको कॉल आई है या कॉल हुई है, हुँ, और उसके अलावा आप जो कुछ भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो हुँ, हुँ, दीजिए। हुँ, और हुँ, गवर्नमेंट उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके इंस्टेंटली उसको ब्लैकलिस्ट भी करेगी, हुँ, हुँ, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई करोड़ों लोगों को भारतवर्ष के अंदर बचा सकती है। करेक्ट। एक डेटा शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ 2024 में फ्रॉडस्टर्स ने जो चीटिंग की है जिस अमाउंट की है दैट इज़ 33,165 करोड़। इसके फ्रॉड हुए हैं पिछले 4 साल में और 22,812 करोड़ 2024 में हुआ है और इतना ही माना जा रहा है कि 2025 में 20,000 करोड़ प्लस के फ्रॉड्स होंगे। अमाउंट तो बहुत बड़ा है। 17 लाख जो है साइबर क्राइम कंप्लेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्कैम्स एंड डिजिटल अरेस्ट ये अभी तक 2024 तक रजिस्टर हुई है कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मनी बैक? क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने अगर फ्रॉड में फँस गए हैं, आपका पैसा चला गया है कि वो आपको पैसा वापस मिले? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो नेचुरल सी बात है, पैसा रिट्रीव करना थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस होता है, हुँ, और ये प्रोसेस जो है, जो फ्रॉडस्टर्स हैं या साइबर क्रिमिनल हैं, तो उस चीज़ को जानते हैं। हुँ, और उसी चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए वो तुरंत-तुरंत जो है बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ है, ये ज्यूरिडिक्शंस हैं हमारे, हुँ, तो वो उनको फटाफट क्रॉस चेंज करके जो है वो चकमा देने की कोशिश करते हैं एजेंसीज़ को एंड इन्वेस्टिगेटर्स को। हुँ, पैसा तो देखिए आज की डेट में निकलता है, हुँ, लेकिन आप किस समय पे रिपोर्ट करते हैं, वो उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है। ओके। कुछ लोग हैं, किसी-किसी को पता है कि वो फ्रॉड में फँस गए हैं, हुँ, लेकिन शर्मिंदगी के मारे या डर के मारे नहीं बताते हैं। ओके। जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, कभी-कभी सोचते हैं कि मैं अपने जी, बच्चों को बताऊँगा कि मेरे साथ में ये हो गया तो मेरे बच्चे जी, क्या कहेंगे? जी। तो उस चीज़ को देखते हुए कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोग पीयर प्रेशर में नहीं बताते हैं। हुँ,
और कुछ लोग जो है काफ़ी और चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से वो नहीं बता पाते हैं या डिले करके बताते हैं, तो हुँ, जितना आप डिले करेंगे उतना उस इंसान का, उस व्यक्ति का जो है नुकसान होता है फाइनेंशियली। हुँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरू के 6 घंटे या 4 घंटे बहुत हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके। अगर आप तुरंत ही 1930 पे कॉल करें या cybercrime.gov.in के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें, इमीडिएटली वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करिए। हुँ, आपको वहाँ से कंप्लेंट नंबर आएगी, आप उसको लेकर के आप जो है अगर 10 लाख रुपए से आपकी कम की वैल्यू का नुकसान है, हुँ, तो आप उस कंप्लेंट को लेकर के आप पुलिस स्टेशन में जाइए, साइबर थाने में जो आपके नज़दीक का है हुँ, और वहाँ पर आप उस कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज करवाइए। एफआईआर के थ्रू जो है आपका पैसा रिट्रीव होने की कोशिश हो सकती है। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो है डिले करते हैं, हुँ, तो उतने ही डिजिटल एविडेंस जो है फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट खत्म होते जाते हैं। ओके। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति ने आपके साथ में जैसे साइबर क्राइम करा, वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा क्योंकि उसको हुँ, पता है कि वो गलत कर रहा है। करेक्ट, वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, तो वो करेगा क्या कि पैसे आने के बाद में तुरंत ही दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर ट्रांसफ़र देते कर देगा। हैं। हुँ, इस तरीके से एक चेन होती है, चेन के माध्यम से जो है वो एक जगह पैसा हुँ, एक्यूमुलेट होता है हुँ, और उसके बाद में ऐसी जो अकाउंट्स हैं पूरे के पूरे एआई के थ्रू, एआई के माध्यम से और इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स के माध्यम से इस समय गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर ध्यान रख रही है। बैंकिंग सेक्टर ध्यान रख रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट जी, कानून बना दिए हैं अभी इस समय। जी। तो हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है हुँ, और जो ऐसे खाते हैं जहाँ से कि पैसे इंटरनेशनली ट्रांसफ़र होते हैं ओके। या कहीं पर ब्लॉकचेन के अंदर जैसे बिटकॉइन वगैरह जैसी जी, जगहों के ऊपर जहाँ पर अच्छा। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है, हुँ, सीक्रेसी है। करेक्ट। इनफैक्ट प्राइवेसी और सीक्रेसी में डिफरेंस है। हुँ, तो सीक्रेसी जहाँ मेंटेन होती है, वहाँ पर ऐसी जगहों पे लो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे को बाहर निकाल देते हैं हुँ, और बाउंड्रीज़ जो है क्रॉस करके जब पैसा चले जाता है, तो बहुत हुँ, ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। हुँ, तो इसीलिए जो है रिपोर्ट करना समय के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ। विजन जी, डेटा शेयरिंग एंड डेटा प्रोटेक्शन, हमें डेटा शेयर करने से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? और डेटा प्रोटेक्शन जो है, दैट हैज़ बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एवरीबॉडी हैज़ बीन डिस्कसिंग दैट, इवन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट। उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेटा शेयरिंग की। हुँ, हम लोग जब कभी भी एप्लीकेशंस वगैरह या कुछ डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, हम कभी सोचते हैं कि कौन-सी एप्लीकेशन किस तरीके का एक्सेस हमारे से माँग रही है। ओके। हम बिना कुछ सोचे-समझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अलाउ ऑल कर देते हैं, तो उससे हुँ, जो है आपके फ़ोन की लोकेशन, आपके फ़ोन बुक, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोज़, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है, गूगल से सारा निकल जाता है। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी हैं, वो भी कैप्चर होती है, आपका माइक्रोफ़ोन है, उसको भी एक्सेस मिल जाता है, आपका कैमरा है, उसको भी एक्सेस मिल जाता है। ओके। हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हुँ, स्पेसिफिकली ये चीज़ उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ की छोटे बच्चे हैं। हुँ, पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो है बच्चों से थोड़ा-सा मतलब बच्चों को फ्री करने के लिए या उनको गेम खेलने के लिए फ़ोन दे देते हैं और बच्चे जो है ऑटोमैटिकली फ़ोन के ऊपर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। हुँ, वो एप्लीकेशंस को हर चीज़ का एक्सेस मिलता है, वो हर चीज़ का डेटा आपका जो है चुराना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस तरीके की एप्लीकेशन है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं हुँ, और हमें उसके साथ में क्या डेटा शेयर करना चाहिए अपना। हुँ, क्योंकि हम अलाउ ऑल करते बिल्कुल, हैं तो नेचुरल सी बात है हमने अपना सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। डेट करेक्ट। ऑफ बर्थ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जीपीएस लोकेशन, माइक्रोफ़ोन, आपकी बात भी सुन पाएँगे वो कहीं पर भी बैठ के। हुँ, आपका कैमरा, आपके कैमरे को आपके अगेंस्ट एडवर्सली वो इस्तेमाल कर कर सकते सकते हैं हैं। कभी भी। हुँ, आपका डेटा वहाँ चले जाएगा। हुँ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कहाँ ब्राउज़ किया है, कौन-कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या नहीं है, हर चीज़ का एक्सेस उनके पास में हो जाता है। हुँ, तो कभी भी हम डेटा जब शेयर करते हैं, डेटा शेयरिंग में ध्यान रखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और क्या देनी है और हुँ, क्या नहीं देनी है। और बल्कि मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा हर इंसान से कि जो एप्लीकेशंस उनके फ़ोन में हैं हुँ, उनको वो अभी तुरंत ही अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन करके
क्रॉस चेक करें कि उनको क्या-क्या परमिशंस दे रखी है। करेक्ट। इंस्टाग्राम जैसा अकाउंट है या कोई और एप्लीकेशन है तो इनके लिए आप माइक्रोफ़ोन दे सकते हैं या फ़ोटोग्राफ फ़ोन बुक को दे सकते हैं हुँ, एक्सेस। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो माँगते हैं तो आप देते हैं। हुँ, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे ब्लिंकिट है उसको माइक्रोफ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, ब्लिंकिट है उसको आपको फ़ोटोग्राफ्स की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। ब्लिंकिट के ऊपर आपके कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब वो एप्लीकेशन माँग रही है, हुँ, लेकिन इन चीज़ों को जो है ध्यान रखना चाहिए कि किस एप्लीकेशन को क्या चाहिए। इन्फॉर्मेशन देनी है। हुँ, हुँ। एंड डेटा प्रोटेक्शन? डेटा प्रोटेक्शन में देखिए गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स बन रहे हैं और डेटा प्रोटेक्शन के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी-अपनी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से फ्रेम आउट करती है ओके। और करने के बाद में वो जो है डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर का वो लगभग-लगभग जो है हर प्रोटोकॉल हुँ, हुँ, या हर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें उनको करनी है, वो उस चीज़ को करते हैं हुँ, और वो डेटा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही है कि जितने अच्छे लोग हैं सुरक्षा में, हुँ, उतने ही एडवर्स लोग भी हैं उसको चुराने के लिए। करेक्ट। तो साइबर क्रिमिनल्स देखिए कहीं न कहीं एक्टिव हैं, यहाँ पर युद्ध ज़िंदगी भर का है ये कि हुँ, कुछ अच्छे हैं, तो कुछ बुरे हैं, तो हुँ, हुँ, दोनों के बीच में युद्ध चलता रहेगा और चीज़ें चलती रहेंगी। हुँ, लेकिन हाँ, हम अपना डेटा जितना रिस्ट्रिक्ट करके देंगे किसी भी एप्लीकेशन को, उतना हुँ, ही ज़्यादा हम सेफ रहेंगे। हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। प्रॉस ये जी। है कि आप स्पीड अप कर सकते हैं, अपना उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स ये है कि आप उसके मोहताज भी बन सकते हैं। रिसेंट में हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बड़ा सुना है जी। और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिनी युद्ध हुआ था, उसमें भी बहुत सारे ये डिस्कस हुआ था। So tell us what exactly is information warfare and how does it work and what is being done? देखिए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर एक दूसरे की बाउंड्रीज़ के अंदर आप घुस के किस तरीके से इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, Hmm. वो सबसे बड़ी सिचुएशन होती है। Okay. अब जैसे कि रीसेंट डेज़ के अंदर पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने रफ़ाल गिरा दिए हैं इंडिया के Hmm. या इंडिया कहता है कि जो है हमने पाकिस्तान के इतने जेट्स गिरा दिए हैं। Hmm. तो देखिए ये एजेंसीज़ का मामला है, वो खुद देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इन्फॉर्मेशन देखिए कहाँ-कहाँ तक फैली हुई है। Correct. और कुछ चीज़ें देखिए हमने भी देखी हैं इस दौर के अंदर कि जो मतलब इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कैसे करा जाए। जो Hmm. इन्फॉर्मेशन है राइट इन्फॉर्मेशन उसको भी मैनिपुलेट कैसे किया जाए जी. और एडवर्सली पब्लिक के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाए क्योंकि पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। Correct. किसी भी देश के अंदर कुछ भी घटना करनी है तो पब्लिक के अंदर अफरा-तफरी मचाना बहुत ज़रूरी जरूर. होता है। तो Hmm. अफरा-तफरी के लिए ये साइबर वॉरफेयर और साइबर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है Hmm. ज़रूरी होता है। Hmm. और ये चीज़ जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं Hmm. वो जानते हुए और भारत की पॉपुलेशन और डिजिटलाइजेशन को देखते हुए Correct. वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है फैलाते नेगेटिव हैं. हमारे देश के बारे में फैलाने की कोशिश करते हैं। Hmm. लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं और हमारे साइबर विंग्स जो हैं वो सक्षम हैं और वो इसके ऊपर काम करने लग रहे हैं दिन और Hmm. रात और Hmm. वो जितनी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन है Hmm. वो जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं Hmm. और इसको पीआईबी द्वारा Hmm. वो जो है कंट्रोल किया जा रहा है और एडीजीआईपी हैं वो जो है बेसिकली वो भी कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को तो Hmm. डेफिनेटली हर जगह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। Hmm. हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में शेयर कर रहे हैं, Okay. किस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि Hmm. वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो Hmm. हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन दे रही है, व्हाट्सएप चैनल्स हैं उनके Hmm. स्पेसिफिकली अपने, Hmm. आप उनके ऊपर पीआईबी पे जाकर के देखिए, फैक्ट जी. चेक आपको पता चल जाएगा, फैक्ट चेक जी. क्या है उसका Hmm. और उसके माध्यम से जो है आप आगे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। Mhm, mhm. रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट की बहुत हमने न्यूज़ सुनी है और बहुत सारे लोग जो है वो इसके स्कैम में फंसे भी हैं। अ, और ये भी माना जा रहा है कि देयर आर हॉट स्पॉट्स हमारे कंट्री में, कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे स्मॉल टाउन्स है जो ये सब स्कैम्स करते हैं। दे आर फुल फ्लेज्ड वर्किंग लाइक कॉल सेंटर्स एंड डूइंग द स्कैम्स। ऐसा क्यों नहीं है कि हम जाके वहाँ पे उनको पकड़ के निकाल के वी पनिश देम? आपने जैसे कि सवाल पूछा कि हम क्या रोकथाम कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स को कैसे रोक पाएँ? इनके हॉटस्पॉट्स क्योंकि हैं हमें जो पता है कि ये हॉटस्पॉट्स है, बहुत बहुत नए-नए उभर के भी आ रहे हैं। देखिए
गवर्नमेंट्स इसके लिए एक्टिव हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज दिन रात लगी हुई हैं, हुँ, और देखा जाए तो ये जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। अब हॉटस्पॉट्स धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। पहले हम जमतारा की बात किया जी, करते थे, फिर उसके बाद में हम भरतपुर और मेवात के इलाके की बात करते थे, जी, जो एनसीटी के हिस्से में है। जी। और उसके अलावा फिर अन्य क्षेत्रों की हम बात करते थे। अब धीरे-धीरे जो है जब पुलिस ने छापे मारने शुरू करे, क्योंकि पुलिस सतर्क है इस मामले में हुँ, हुँ, और गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करते-करते, पुलिस डिपार्टमेंट मॉनिटर करते हुए और दूसरी एजेंसीज़ भी हैं जो कि उसको मॉनिटर कर रही हैं हुँ, चीज़ों को, हुँ, और मॉनिटर करते हुए इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और लोगों के माध्यम से जो कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं, हुँ, क्योंकि देखिए, एक डेटाबेस कलेक्ट होता है जब जाकर के जो है एक प्रूफ इकट्ठा होता है कि जो हाँ, इस इलाके के अंदर ये चीज़ ज़रूर है। करेक्ट। तो उसको जो है किस तरीके से कंट्रोल करना है वो हुँ, डेटा के ऊपर है। अगर हुँ, आप लोग या एक आम जनता हुँ, समय के ऊपर अगर कंप्लेंट नहीं करती, हुँ, हुँ, तो हमें पता कैसे चलेगा? हुँ, अब जैसे-जैसे हमारे पास में कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे आपने 17 लाख कंप्लेंट्स की बात करी थी, हुँ, तो जब हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, उनसे डेटा रिवील ये होता है कि हॉटस्पॉट्स अब शिफ्ट हो गए हैं अलग तरीके से। ओके। इस चीज़ को हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम को, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी इन्फॉर्मेशन दी है इस हुँ, बारे में, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी डायरेक्टली अपने जो है जो उनका I4C विंग है, वो भी उनको जो है मतलब इन्फॉर्मेशन देता है समय के हिसाब से। हुँ, हुँ, तो डेफ़िनेटली हमने उसके अंदर भी शिफ्ट एंड चेंजेस देखे हैं काफ़ी सारे। ओके। अब इसमें जो जिस तरीके से, जिस माध्यम से होते हैं, ये उन इलाकों में होते हैं स्पेसिफ़िकली जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जहाँ नज़दीक है। ओके, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स यूजुअली जो है साइबर क्राइम करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्यूरिडिक्शन शिफ्ट में करते भागने हैं, की कोशिश कोशिश करते करते हैं। हैं। तो ओके, ये ओके, थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, और उनको पता है कि थोड़ा-सा इंटरस्टेट एजेंसीज़ की कम्युनिकेशन गैप कैप। को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, हुँ, हुँ, क्योंकि उनको थोड़ा समय मिल जाता है उस चीज़ की वजह से। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी हुँ, हुँ, हमारे जो साइबर ऑफ़िसर्स हैं, हुँ, भारतवर्ष के अंदर हर स्टेट के अंदर इस समय में, हुँ, तो हर साइबर थाने के अंदर मैं कहता हूँ कि हर आदमी एक्टिव है, और उनके पास में परमिशंस है, उनके नोडल ऑफ़िसर्स हर स्टेट के अंदर बने हुए हैं। हुँ, हुँ, वो भी उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटर करते हुए वो एक-दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं हुँ, हुँ। और एक्शन लेते हैं। हुँ, हुँ। आपने अभी कहा कि साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसके आप डायरेक्टर जनरल हैं, आप जी। व्हाट इज़ द विज़न दैट यू एंड यू नो यू आर वर्किंग विथ? अ, कोई एक विज़न, एम जो लेके आप चल रहे हैं कि हमको अपने देश को फ्रॉड मुक्त करना है या फिर वी हैव टू स्टॉप दिस साइबर क्राइम? देखिए, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे कार्य हैं। हुँ, सबसे पहले अगर हम देखें, तो भारतवर्ष के अंदर जो कमी रह जाती है वो है शिक्षा की। हुँ, तो शिक्षा सबसे ढंग से प्रदान हो रही है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, हुँ, लेकिन जो लड़के-लड़कियाँ, जो युवक हमारे जो है पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, हुँ, उनको मार्केट के अनुसार ट्रेन करना, ओके। उनको ट्रेनिंग देना, हुँ, उनको बताना कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से है, ये एक कार्य है। हुँ, हुँ, उसके अलावा हमारी इंटर स्टेट एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशंस के लिए भी हम काम करते हैं कि किसी स्टेट की कोई अगर समस्या है, जैसे कि मैं हुँ, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट्स को जो है मतलब मैं काफ़ी टाइम जो है ट्रेनिंग देता हूँ। मैं ओके। आरबीआई से भी जुड़ा हुआ हूँ, हुँ, हुँ, तो मैं वहाँ पर भी जो मतलब ऑफ़िसर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। हुँ, हुँ, सो इस तरीके से जब उनके पास में कुछ चैलेंजेज़ आते हैं, उन चैलेंजेज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मिटिगेट करना है, किस तरीके से एस्केलेट करके उनका सॉल्यूशंस प्राप्त करना है, हुँ, हुँ, इस इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग जो मतलब साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया काम करती है। हुँ, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है सरकार के साथ में मिलके उनके जो अन्य विभाग हैं, हुँ, हुँ, उनके ऑफिसर्स को अपस्किल भी करना बेसिकली, क्योंकि अपस्किलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है, है, क्योंकि राइट। जो हम जानते हैं आज, हुँ, कल तक वो हुँ, पुराना हो जाता है, क्योंकि आज बिल्कुल, की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। करेक्ट। तो हर दिन हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वो एजेंसीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको वो हर माध्यम से बताते हैं
कि किस तरीके से क्या एक्शन लेना चाहिए। हालाँकि वो खुद सक्षम है, लेकिन फिर भी कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके साथ है। हुँ, उसके अलावा फाइनेंशियल इंडस्ट्री, पावर सेक्टर हो गया और अन्य सेक्टर्स हमारे हैं जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के माने जाते हैं। हुँ, हम वहाँ पर भी कार्यरत हैं, वहाँ पर भी हम कार्य करते हैं। हुँ, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वहाँ के जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके चैलेंजेस को समझते हैं। हुँ, पॉलिसी मेकिंग की तरफ हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हुँ, पॉलिसीज़ अगर थोड़ा-सा कहीं पर आगे-पीछे हो, तो नेचुरल सी बात है वो सिस्टम जो है रोबस्ट नहीं बन पाता है। करेक्ट। तो उन चीज़ों की तरफ हम ध्यान देते हैं और बाकी और कार्य हैं जो हम कॉन्फिडेंशियलिटी के रूप में करते हैं हुँ, सरकार के लिए और लोगों के लिए, ताकि हम उनको साइबर सुरक्षित रखें, हुँ। ढंग से रखें। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी सर। ये बताइएगा कि एक पॉलिसी चेंज जो आप चाहते हैं हो जिससे आपको लगता है कि हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी डिजिटल हाइजीन मेंटेन होगा? जिस तरीके से हम बचपने से आज की डेट में भारतवर्ष के अंदर छोटे बच्चों के लिए हम पॉस्को और इन सब चीज़ों की तरफ, हम पॉश की तरफ ध्यान देते हैं जी, और हम बच्चों को जो है गुड टच और बैड टच सिखाते हैं। करेक्ट। उसी तरीके से मेरे ख्याल से उनको जो है छोटी क्लास से ही हुँ, साइबर हाइजीन, साइबर सुरक्षा के बारे में सिखाना चाहिए। हुँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यंग बच्चे जो हैं वल्नरेबल होते हैं, उनको अज्ञानता है, उनको नॉलेज नहीं है, हुँ, लेकिन वो डिजिटल चीज़ों को, डिवाइसेज़ को अपने पेरेंट्स के यूज़ करते हैं। हुँ, वो यूट्यूब देखते हैं, उनके आगे एक ऐड आ जाता है, वो गेम्स डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। तो हुँ, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये लगभग-लगभग हमारे देश के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि बचपने से ही बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में थोड़ा-थोड़ा उनको सिखाना चाहिए। हुँ, हुँ। बहुत सारे देशों ने ऐसे भी किया है सर जहाँ रिस्ट्रिक्शंस रखी है, नो मोबाइल यूसेज टिल द एज ऑफ 16 ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, नो एक्सेस टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हम बहुत दूर आ चुके हैं, भारतवर्ष बहुत दूर आ चुका है अभी। हुँ, वो चीज़ अब बहुत मुश्किल है, हुँ, लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे करा जाए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए, हुँ, अगर कोई पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कुछ घंटों के लिए ही एक्सेस मिले, हुँ, इस एज गैप वालों को, हुँ, तो आई थिंक वो चीज़ें काम कर सकती हैं। हुँ, और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बच्चों को सबसे पहले शिक्षा देना, हुँ, सिर्फ़ ये स्कूल के टीचर्स का या मिनिस्ट्रीज़ का या भारतीय सरकार का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का भी काम है कि बिल्कुल बच्चों सही, को सही शिक्षा दें। बिल्कुल और सही। बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि हुँ, पेरेंट्स को खुद को भी सीखना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है ये सब। हुँ, हुँ, और पेरेंट्स के सीखने के लिए सोशल फोरम्स हैं या फिर काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इसके लिए काम करती है कि हुँ, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो सोसाइटीज़ में जा करके, वो कॉलेजेस में जा करके, वो एजेंसीज़ में, ऑफिसेज़ में जा करके लोगों को साइबर हाइजीन के बारे में बताते हैं, हुँ, पढ़ाते हैं हुँ, और उनको जो है मतलब उनके सवाल-जवाब जो हैं उनको क्लियर करते हैं। हुँ, तो इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना चाहिए और पूछताछ करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सीखेंगे, जब ही हम सिखा पाएँगे। हुँ, करेक्ट। तो हमारे हाथ के अंदर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमारी जनरेशन के हाथ में, हुँ, कि हमें हमारे से ऊपर वाली जनरेशन को भी सँभालना है और नीचे वाली हुँ, जनरेशन को भी हमें करेक्ट। सिखाना है। तो हुँ, दोनों ही चीज़ें हमें ज़रूर करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ आई फाइंड दिस पर्टिकुलर चैलेंज विथ माय पेरेंट्स। राइट, मेरे करेक्ट। पिताजी जो हैं, जी। मेरी माताजी जो हैं, उनके हुँ, साथ में मैं जब डिस्कस करता हूँ इन चीज़ों को, हुँ, तो उनको लगता है कि पता नहीं मैं क्या करता हूँ। जी। तो येस, ये चीज़ें हैं जो कि हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी हमारी जनरेशंस को, हुँ, एंड इसी माध्यम से जो है आगे धीरे-धीरे बढ़ेंगे, तो हुँ, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ वर्षों के अंदर हम साइबर सुरक्षित खुद हो पाएँगे। हुँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने, खुद सीखना भी है और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को सिखाना भी है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर गौ फॉर योर टाइम, इट वाज़ प्लेज़र स्पीकिंग विद यू सर। धन्यवाद मैम। थैंक थैंक यू। यू।